गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट किया था मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। हमने एल्केन की सिंथेसिस स्टार्ट की थी कि हम एल्केन्स को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसी को अगर आगे हम फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें हमने कल 3 मेथड किए थे। जो हमारा टॉपिक है वो सेम है, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, ये हमारा वही टॉपिक है जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था। उसमें हमने 3 मेथड किए थे। फर्स्ट वन इज द कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड सेकंड टॉपिक इज सेकंड मेथड इज वुड्स रिएक्शन, एंड थर्ड इज कोरेहाउस रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास इसमें 2 टाइप की रिएक्शन और आती हैं जिसमें हम एल्केन को सिंथेसाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास फोर्थ मेथड है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिल मीन्स रिमूवल ऑफ CO2। ये हम कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हम डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस वी सिंथेसाइज द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमारे पास जनरली सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, पोटेशियम साल्ट भी हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड। उसको हम सोडा लाइम, हमारे पास सोडा लाइम होता है, सोडा लाइम होता है हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है 3:1 में। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर होता है 3:1 में। इसमें मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है हमारे पास, अगर मैं बात करूं सिंपली, और मेरे पास यहाँ पे COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, इसको हम ट्रीट करते हैं NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। ये जनरली जो रिएक्शन होती है 630 केल्विन पे रिएक्शन प्रोसीड होती है, और इसमें हमारे पास बनता है एल्केन। इसमें हमारे पास बनता है एल्केन प्लस सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम एसिटेट लेते हैं, दिस वन इज अल्काइल है, सोडियम अल्काइनेट, सेम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड हम कराते हैं। हमारे पास बनता है मीथेन प्लस Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास यहाँ पे इसमें रिमूव हो जाता है। इसमें हम जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ही हमने लिया, सोडियम एसिडेट, उसको हम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 630 केल्विन पे हीट करते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे एल्केन प्लस सोडियम कार्बोनेट हमारे पास वहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होती है। इस रिएक्शन में इसमें हम सिंपल NaOH भी ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम नहीं लेते तब भी हमारे पास रिएक्शन हो जाती है। लेकिन इसका जो हम साथ में NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं, हमारे पास उसके वहाँ पे कुछ बेनिफिट है। फर्स्ट वन क्या है कि अगर मैं बेनिफिट की बात करूं कि हमारे पास हम जो कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं NaOH के, सोडा लाइम जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके हमारे पास वहाँ पे क्या बेनिफिट्स हैं। एक तो बेनिफिट ये है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जब हम NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जो रिएक्शन जनरली होती है वो रिलेटिवली हाई टेम्परेचर तक हो जाती है। रिएक्शन क्या कर लेती है, हाई टेम्परेचर को अटेन कर लेती है।
और हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि वहाँ पे कंप्लीट डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। हमारे पास वहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट डिकार्बोक्सिलेशन, कंप्लीट डिकार्बोक्सिलेशन। सेकंड कैल्शियम ऑक्साइड का क्या बेनिफिट है यहाँ पे, हमारे पास जो NaOH होता है, जो हम NaOH हम रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं, NaOH जो हम रिएक्शन में यूज़ कर रहे हैं, NaOH का नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक। NaOH का नेचर हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स NaOH क्या करता है, अगर हम उसको ओपन इन्वायरमेंट में रखते हैं तो जो हमारे पास इन्वायरमेंट में मॉइस्चर होता है उसको वहाँ से ईजिली ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम सराउंडिंग। तो ये क्या करता है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, वहाँ पे जो हमारा हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है NaH का, उसको वहाँ पे वो वाटर को ऑब्जॉर्ब नहीं करने देता। मीन्स हमारे पास जो रिएक्शन कंडीशन रहती है वो ड्राई रिएक्शन कंडीशन रहती है, और जो हमारी रिएक्शन रहती है वो जो यील्ड रहती है रिएक्शन की उसमें हाई रहती है। इस केस में अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं, हम इसकी जगह सिंपल, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सिंपल कोई एसिड लेता हूँ, सिंपल एसिड को भी मैं NaOH के साथ ट्रीट करके और कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जैसे मेरे पास एसिड है, ये कोई सिंपल एसिड है, अगर मैं इसको NaOH के साथ ट्रीट करता हूँ पहले और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड उसमें वहाँ पे डालता हूँ 630 केल्विन पे, तभी मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्केन प्लस Na2CO3। जो मेरे पास वहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा Na2CO3। इसमें भी होता क्या है, जनरली एसिड पहले NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम एसीटेट फर्दर NaOH, क्योंकि हमारे जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें NaOH तो है ही अवेलेबल, बेसिक मीडियम है, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH क्या सोडा लाइम बना के दोबारा उस रिएक्शन को प्रोसीड करा देते हैं। मीन्स हम एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो जो सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड या सोडियम एसीटेट हम उसको भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आती है इसकी मैकेनिज्म की बात। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूँ, मैकेनिज्म में क्या होता है इसके, रिएक्शन क्या हो रही है, NaOH की प्रेजेंस में हो रही है, NaOH वहाँ पे क्या है, बेस, मीन्स वहाँ पे OH नेगेटिव का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, OH नेगेटिव बेस, या हम कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ये हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है। हमारे पास है क्या, हमारे पास है यहाँ पे सोडियम एसीटेट, इस पे क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास क्या है यहाँ पे लोन पेयर, सॉरी अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होएगा, यहाँ अटैक करेगा और जो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास मूव कर जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा CO नेगेटिव। अनसेड पेयर इलेक्ट्रॉन को आप वहाँ पे खुद से दिखा सकते हो, यहाँ पे होगा O नेगेटिव और यहाँ पे होगा हमारे पास HO। उसके बाद क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर और यहाँ से जो R ग्रुप है वो रिलीज हो जाएगा, प्लस हमारे पास बचेगा क्या, HOCO नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड O। उसके बाद फर्दर क्या होता है, जो ये R नेगेटिव क्या करता है, इस हाइड्रोजन को एब्जेक्ट करेगा और ये इधर, और हमारे पास वहाँ पे बन जाएगा कार्बोनेट आयन RH प्लस CO3 2 नेगेटिव। और ये क्या करेगा फिर, सोडियम के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट RH Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अल्केन, अल्केन प्लस सोडियम कार्बोनेट।
ये तो था हमारे पास इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये अनसेड पेयर इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूँ, हमारे एक तो हम इस रिएक्शन में मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। RH मीन्स अगर मैं CH3 यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, CH3 सोडियम एसिटेट अगर मैं यूज लेंगे तो वहाँ पे मीथेन को हम इजीली सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये तो यहाँ पे इसका बेनिफिट था। लिमिटेशन की अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास सिंपल सोडियम एसिटेट है, अगर मेरे पास सिंपल सोडियम एसिटेट है दिस वन, तब क्या हमारे पास जो प्रोडक्ट रहता है हमारे पास जनरली वो प्योर प्रोडक्ट रहता है और जो यील्ड रहती है मीथेन की वो अच्छी रहती है। लेकिन अगर मैं कोई दूसरे जो हमारे पास दूसरे रिएक्टेंट है, सोडियम प्रोपेनेट हो गया, सोडियम ब्यूटरेट हो गया, जैसे अगर मैं सोडियम प्रोपेनेट की बात करूँ, सोडियम प्रोपेनेट के केस में क्या होता है, हमारे पास जो यील्ड रहती है रिएक्शन की वो वहाँ पे लो रहती है, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। सोडियम प्रोपेनेट के केस में क्या होता है, हमारे पास वहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मेरे पास ये है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, मैंने रिएक्शन परफॉर्म कराई वही NaOH कैल्शियम ऑक्साइड 630 केल्विन पे, तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा क्या, CH3 प्लस CH4 प्लस H2 प्लस हाइड्रोकार्बन, जनरली जो इसकी यील्ड रहती है 33% रहती है, ये हमारे पास यहाँ पे 20% के अराउंड बनता है। तो मीन्स की अगर हम सिंपल जो हमारे पास सोडियम एसीटेट है, अगर हम इसको छोड़ के कोई दूसरा रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो हमारे पास वहाँ पे क्या होगा, जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा और जो हम प्रोडक्ट सिंथेसाइज करना चाहते हैं जैसे एल्केन, सॉरी मीथेन की जो वहाँ पे यील्ड रहेगी वो बहुत कम रहेगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास रिएक्शन डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का यूज़ करते हैं हम, जनरली सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एल्केन को सिंथेसाइज करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेकंड रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में क्या आता है, वहाँ पे हमारे पास सोडियम और पोटासियम साल्ट होते हैं। जब हमारे पास कोई भी कंसनट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन है, सोडियम या पोटासियम साल्ट टू फैटी एसिड, सोडियम और पोटासियम साल्ट होते हैं, सोडियम और पोटासियम साल्ट टू फैटी एसिड को हम इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन की हेल्प से, वहाँ पे भी होता है, वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, वहाँ पे भी सेम प्रोसेस होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है, वहाँ पे भी हमारे पास क्या होती है, एल्केन की सिंथेसिस होती है। अब एल्केन की सिंथेसिस कैसे होती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। हमारे पास जो रिएक्शन है कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, जब हमारे पास कोई एक्वस कंसनट्रेटेड मीडियम है, सोडियम में पोटेशियम साल्ट टू फैटी एसिड मीन्स RCOO, सोडियम भी हो सकता है और यहाँ पे पोटेशियम भी हो सकता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है जल्दी। इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास यहाँ पे बनता क्या है, RR एल्केन प्लस CO2 प्लस हमारे पास यहाँ पे होता है NaOH। ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास यहाँ पे साइड प्रोडक्ट हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और NaOH। कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिस में भी क्या होता है, हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होता है। अगर मैं ये लेके चल रहा हूँ CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव एक्वस मीडियम में, इलेक्ट्रोलिसिस में तो हमारे पास बनेगा क्या, CH3 प्लस CO2 प्लस NaOH। ये हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्शन हो गई। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है जनरली। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, सबसे पहले तो हमारे पास जो सोडियम एसीटेट है इसका यहाँ पे आयनाइजेशन होगा, वाटर है उसका वहाँ पे आयनाइजेशन होगा, और उसके बाद हमारे पास कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होती है, और उसके बाद कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होने के बाद हमारे पास वहाँ पे हम उसका फाइनल मैकेनिज्म की बात करेंगे। जनरली जो रिएक्शन होती है हमारे पास यहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन होती है,
जैसे हम देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में क्या होता है हमारे पास, जैसे CH3 COO O नेगेटिव Na पॉजिटिव है, आयनाइजेशन होगा इसका, आयनाइजेशन में किस में कन्वर्ट होगा, CH3 एसीटेट आयन प्लस Na पॉजिटिव, और वाटर का क्या होगा, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। हमारे पास एक कैथोड पे रिएक्शन होती है और एक एनोड पे होती है। कैथोड पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें क्या है कि जो एसीटेट आयन है और जो OH नेगेटिव आयन है, एसीटेट आयन और OH नेगेटिव आयन, ये क्या करेंगे, कैथोड की तरफ मूव होते हैं। दोनों क्या करते हैं, माइग्रेटेड टुवर्ड्स कैथोड। और इन दोनों में अगर मैं बात करूं, जो CH3 COO एसीटेट आयन है, हैव हायर टेंडेंसी टू रिलीज electron, so it is have higher tendency to release electron than OH negative ion, so it is easily डिस्चार्ज होगा। तो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रिलीज करेगा तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे 2CH3 COO नेगेटिव, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये कन्वर्ट हो जाता है इस स्पीसीज में। और जो अनस्टेबल स्पीसीज होती है ये फर्दर कन्वर्ट होती है CH3 प्लस CO2 में। यहाँ पे हमारे पास बनता है एल्केन। अब जो हमारे पास, ये तो हमारे पास रिएक्शन थी कैथोड पे। एनोड पे क्या होता है, सेम वही। एनोड पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो एनोड पे क्या होता है, जो हमारे पास Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, वो क्या करेंगे, माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स एनोड, माइग्रेटेड टुवर्ड्स एनोड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ माइग्रेट करेगा और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट करेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो ज़्यादा टेंडेंसी है वो H पॉजिटिव की है। H पॉजिटिव है हायर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ACC है यहाँ पे, सॉरी, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन देन Na पॉजिटिव। क्योंकि Na पॉजिटिव अगर हम सोडियम मेटल की बात करें, वो तो हमारे पास रिड्यूसिंग मेटल होती है, वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज करती हैं। वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इजीली लूज करेंगे। तो यहाँ पे जो ज़्यादा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की वो H पॉजिटिव की है। तो यहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट करेगा एज कम्पेयर टू Na पॉजिटिव। मैं उसको यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, H पॉजिटिव ग्रेटर देन Na पॉजिटिव। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन होती है, 2H पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये कन्वर्ट होता है H2 में। ये कन्वर्ट होता है H2 में। अब हमने चेक किया, एक तो हमारे पास ये बना है और दूसरी रिएक्शन को भी मैं इसके साथ ही लिख रहा हूँ, CH3 COO नेगेटिव, 2 स्पीसीज थी हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन को उसने लूज किया, CH3 COO में कन्वर्ट हुई। उसके बाद यहाँ पे बना था CH3
प्लस CO2। अब हमारे पास यहाँ पे दो स्पीशीज़ बनी है H2 CH3 CH3 CO2। अब यहाँ पे क्या होगी, जो ड्यूरिंग जो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन हम इसको बोलते हैं, वहाँ पे क्या देखा गया है कि जो एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनोड पे लिबरेट होते हैं और जो हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पे लिबरेट होती है। liberated to anode and this one कैथोड। और जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव स्पीसीज है हमारे पास, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव स्पीसीज रिमेन्स इन सोल्यूशन। अब Na पॉजिटिव OH नेगेटिव स्पीसीज अगर सोल्यूशन में रहेंगी तो वहाँ पे OH नेगेटिव क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स ये बेसिक है। तो वहाँ पे क्या चेक किया गया कि जो हमारे पास जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या होता है हमारे पास, वहाँ पे बेसिक होगा तो उसकी pH क्या हो जाती है, वहाँ पे इंक्रीज होती है। एक चीज़ ये भी नोटिस की गई कि जो ड्यूरिंग द कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन द ओवरऑल pH ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज। जो ओवरऑल सोल्यूशन की जो pH इंक्रीज करती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारे पास जो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव जो स्पीसीज है वो सोल्यूशन में रहती है। उसकी वजह से क्या हो जाती है, जो उसकी pH है वहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की, या हम इसकी क्या करते हैं, इसकी जो रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन की है। कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे हम इवन नंबर ऑफ स्पीसीज बना सकते हैं। इवन नंबर ऑफ स्पीसीज मीन्स वो स्पीसीज को हम फॉर्म कर सकते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। जैसे यहाँ पे CH3 यहाँ पे इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, CH3 की इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। तो जनरली जो हमारे पास इस टाइप की स्पीसीज है हम वहाँ पे उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन हम उस टाइप की स्पीसीज को वहाँ पे सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जैसे मीथेन को हम इसमें सिंथेसाइज नहीं कर सकते। मीथेन की अगर मैं सिंथेसाइज करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, मैं मीथेन को यहाँ पे सिंथेसाइज नहीं कर सकता। और सेकंड एक लिमिटेशन इसकी सेम है जैसे वुड्स रिएक्शन में क्या थी, अगर हम कोई डिफरेंट टाइप ऑफ हम सोडियम या पोटेशियम साल्ट और फैटी एसिड को अगर हम डिफरेंट यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं इस टाइप का यूज करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे दो स्पीसीज होती हैं जैसे CH3 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और मैंने एक दूसरा यूज किया CH3 CH2 COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं, और मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं तो इस रिएक्शन की जो इंपॉर्टेंस है वहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू जो हमने 5 टाइप की रिएक्शन पढ़ी है। इनमें सबसे बेस्ट रिएक्शन हमारे पास एक तो जनरली हमारे पास जो सबसे पहली थी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एल्केन्स, एंड थर्ड रिएक्शन जो हमने स्टडी की थी कोरे हाउस रिएक्शन। इन रिएक्शन की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, क्योंकि उसमें हमारे पास जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी अच्छी वेरिएशन भी रहती है और उसकी जो क्वालिटी रहती है रिएक्शन की वो वहाँ पे ज़्यादा रहती है, और जो इल्ड बनती है वो भी वहाँ पे ज़्यादा रहती है। ये थी हमारे पास कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। हमारे पास इसमें 2 टाइप की रिएक्शन रहती थी, वो हमने अभी स्टडी की है। फर्स्ट वन इज़ द जिससे पहले हमने स्टडी की थी डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड सेकंड इज द कोलबे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। इसमें कैथोड और एनोड की हेल्प से इलेक्ट्रोलिसिस की थ्रू क्या होती है, जो रिएक्शन होती है वो प्रोसीड होती है। इसके बाद इसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इसमें वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन की बात करते हैं, एल्केन में जनरली हमारे पास एल्केन्स की किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोलबिलिटी होगी, और उसकी वहाँ पे उसकी डेंसिटी होगी। जहाँ पे उसकी सोलबिलिटी होगी उसकी वहाँ पे उसकी डेंसिटी होगी। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, देन मेल्टिंग पॉइंट, हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, देन मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें सोलबिलिटी, देन डेंसिटी। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की बात करते हैं, हमने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। हमारे पास जनरली एल्केन में क्या है, सभी हाइड्रोकार्बन्स हैं। एल्केन में क्या हमारे पास जितने भी हैं सारे हाइड्रोकार्बन हैं।
अब हाइड्रोकार्बन में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी, डेंसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे जनरली जो ये चारों टाइप की प्रॉपर्टी वो डिपेंड करते हैं कि हमारे पास किस टाइप की फोर्सेस अवेलेबल है, मॉलिक्यूल में किस टाइप की फोर्सेस अवेलेबल है, उनके बेसिस पे हम बात करेंगे। जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड क्या रहेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में अगर मैं बात करूँ, हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है तो मीन्स वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, डाइपोल इंटरेक्शन नहीं हो सकता, वहाँ पे इस टाइप की कोई भी हमारे पास फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, नॉन पोलर स्पीसीज है। तो जनरली यहाँ पे होता है ओनली इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो एल्केन स्पीसीज है उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होता है, और ये डिपेंड करता है उसके मोलिक्यूल पे, मोलिक्यूल का साइज क्या है, साइज पे डिपेंड करेगा, उसकी शेप कैसी है, शेप किस तरह से है, और लास्ट में डिपेंड करता है वंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। वंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन, जितनी ज़्यादा वंडरवाल फोर्सेस होंगी मॉलिक्यूल्स के बीच में, उतने ही उसी के अकॉर्डिंग उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो वेरी करेंगी। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट में जो हमारे पास C1 to C4, C5 to C17 एंड ग्रेटर देन C18, जो स्टार्टिंग के चार एलिमेंट ये तो क्या है, कलरलेस गैसेज है। स्टार्टिंग के मॉलिक्यूल्स हैं गैसेज की उस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। C5 to C17 की अगर मैं बात करूं, ये जनरली लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, और ग्रेटर देन C18 सारे क्या वैक्सी सॉलिड है, ये सारे क्या वैक्सी सॉलिड है, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज़ नोटिस की गई है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है जनरली वो इंक्रीज करता है, जैसे किसी भी कोई चेन है मेरे पास एल्केन की, वहाँ पे कार्बन आइटम इंक्रीज करें, जैसे जैसे कार्बन आइटम इंक्रीज करेगा तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करता है। विद द इंक्रीज ऑफ द कार्बन आइटम इन हाइड्रोकार्बन्स या एल्केन्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीसीज इंक्रीज। जो बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है उसका वहाँ पे इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम, बिकॉज वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज। और एक चीज़ और नोटिस की गई कि जैसे कार्बन एटम 20 to 30 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज विद ईच एडिशन ऑफ कार्बन एटम। विद ईच एडिशन ऑफ कार्बन आइटम की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 to 30 केल्विन इंक्रीज करता है, जैसे उसमें कार्बन आइटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इसमें भी क्या है, हमारे पास जनरली जो स्टेट चेन, जितने भी हमारे पास स्टेट चेन मॉलिक्यूल्स हैं, साइड चेन मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं, हमारे पास जिस भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेना, जैसे जो इतने भी हमारे पास जिस इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे क्या जो वंडरवाल फोर्सेस है वो इंक्रीज करती है, क्योंकि सिंपल स्टेट चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो उनमें पैकिंग होती है वो अच्छे से होती है, और जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पैकिंग होगी जो वंडरवाल फोर्सेस जो उसमें इंट्रैक्शन होता है वो उतना ही ज़्यादा होता है, और जो मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ पे वो उतना ही ज़्यादा होता है। मीन्स अगर हम बात करें जो हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल्स है उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं ब्रांच की बात करूँ जहाँ पे ब्रांचिंग आ जाएगी, ब्रांचिंग आने से क्या होता है, जनरली जो मॉलिक्यूल है वो स्पेयर हो जाता है, और जब मॉलिक्यूल स्पेयर हो जाता है जो उसमें पैकिंग हो जाती है वो इतनी एफिशिएंटली पैक्ड नहीं होती, जो उसका पैकिंग है, उसका जो पैकिंग होती है वहाँ भी इतनी ज़्यादा पैकिंग नहीं होती, और जनरली जो हमारे पास स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल है वहाँ पे सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, सरफेस एरिया दोनों में सेम रहता है, ब्रांच में भी और सिंपल चेन में भी, लेकिन जो पैकिंग का सरफेस एरिया, पैकिंग का जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा किस में है, ब्रांचिंग वाले में कम है एज कंपेयर टू जो हमारे पास स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स हैं।
जो हमारे पास स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स हैं उसमें जो एरिया पैकिंग का एरिया वो ज़्यादा है। जैसे ये मेरे पास इसके ऊपर अगर कोई चेन होगी इस तरह से, लेकिन अगर मॉलिक्यूल ब्रांच्ड है, ब्रांच जैसे यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, सपोज करो अब इसमें क्या है, यहाँ पे क्या होगा, गैप रहेगा। जो मॉलिक्यूल है, जो सरफेस एरिया क्या है उसका, सरफेस एरिया वहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो पैकिंग का सरफेस एरिया है, वंडरवाल फोर्सेस जो इंटरेक्शन होगा, वंडरवाल फोर्सेस वीक हो जाएंगे। वंडरवाल फोर्सेस वीक होंगी तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या करेगा, वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे एक एग्जांपल मैं डाटा के साथ आपको दिखाता हूँ कि कितना इफेक्ट पड़ता है ब्रांचिंग से। जैसे मेरे पास ये एक स्पीसीज है CH3 CH2 और एक मेरे पास स्पीसीज है CH3 CH CH3 CH2 CH3 और एक मेरे पास स्पीसीज है CH3 CH3। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है 309 डिग्री केल्विन, 309 केल्विन, and this one is 301 Kelvin and this one is 282 Kelvin। तो मीन्स बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, उसका डिक्रीज करेगा। दिस वन है 309 301 एंड 282 केल्विन। तो ब्रांचिंग से क्या हुआ यहाँ पे, ब्रांचिंग से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा क्योंकि वहाँ पे जो उसकी जो पैकिंग है मॉलिक्यूल को इतनी एफिशिएंटली नहीं होती, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज हो जाते हैं। वंडरवाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल को बॉयल मीन्स क्या है, अगर मैं मॉलिक्यूल को नीचे से हीट कर रहा हूँ, उसको कोई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो मॉलिक्यूल है वो कितना इजीली सेपरेट हो जाएंगे। जितनी स्ट्रांगली पैक्ड रहेंगे तो उनको जो सेपरेट, उनको जो अलग अलग करना, उनमें जो मॉलिक्यूल को अगर मैं उसको डिसोसिएट करना चाहता हूँ तो मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और अगर मॉलिक्यूल कम एफिशिएंटली पैक्ड है तो मॉलिक्यूल को ईजिली वहाँ पे क्या होता है, हम उसको अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ईजिली वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है क्योंकि वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो वंडरवाल फोर्सेस होती हैं शॉर्ट रेंज फोर्सेस रहती हैं और बहुत वीक फोर्सेस रहती हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूँ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करता है, जल्दी इंक्रीज करता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज करेंगे, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम किसी चेन में इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो उसका इंक्रीज है वो रेगुलर नहीं है। इंक्रीज करेगा लेकिन रेगुलर इंक्रीज नहीं करेगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है वो रेगुलर इंक्रीज होता है, वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है बट नॉट रेगुलरली। मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या चेक करते हैं कि जो उसका स्ट्रक्चर है वो कितना, जो उसके क्रिस्टल लैटिक्स में क्रिस्टल पैकिंग, क्रिस्टल लैटिक्स में जो उसकी पैकिंग है वो किस तरह से है, कितना स्ट्रांगली वो पैक्ड है। जितना स्ट्रांगली पैक्ड रहेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा आएगा। जितना वो इजीली उसमें स्ट्रांगली पैक्ड नहीं रहेगा उसको मेल्टिंग पॉइंट रहेगा उतना ही कम रहेगा। इसमें एक चीज़ नोटिस की गई, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम मीन्स चेन क्या है हमारे पास जनरली, अगर इस तरह से चेन है 1 2 3 4 5 6, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम है तो हमारे पास जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये दोनों स्पीसीज क्या है, सेम साइड है इस तरह से, अगर ये दोनों एक दूसरे के अगर इस तरह से हैं, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है कम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई, लो मेल्टिंग पॉइंट। अब एल्केन में क्या होता है हमारे पास, मीथेन मॉलिक्यूल की मैं सिंपल बात करूँ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स।
तो उसमें जो हम जब हम सोल्यूशन फेज की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन फेज में उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सोल्यूशन फेज में हम उसके स्ट्रक्चर की बात नहीं करते कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, क्योंकि उस सोल्यूशन फेज में वहाँ पे इतना जो कोलिजन की वजह से क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्गली मतलब फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं होता, हम उसको एक सिंगल चेन में दिखा देते हैं। लेकिन जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट में हम वहाँ पे सॉलिड की बात करें, जो हमारे पास वैक्यूम सॉलिड्स है, उसका में जो स्ट्रक्चर जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो जिगजैग स्ट्रक्चर होता है। और जिगजैग स्ट्रक्चर में भी क्या नोटिस किया, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ उसकी जो स्ट्रॉन्गली पैकिंग रहती है क्रिस्टलैटिक्स में वो ज़्यादा देखी गई है एज कम्पेयर टू जब वहाँ पे ओड नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। तो एक चीज़ को ध्यान रखना है, अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अगर वहाँ पे ओड नंबर ऑफ कार्बन आइटम है। इसके मेल्टिंग पॉइंट में इतना ही है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, बट वहाँ पे क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वहाँ पे उसमें रेगुलर इंक्रीज नहीं करता। और मेल्टिंग पॉइंट में हम सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे रेगुलर इंक्रीज नहीं कर रहे, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ साइज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, वो साइज के साथ साथ उसकी शेप पे भी डिपेंड कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या था हमारे पास, वहाँ पे उसकी सिर्फ साइज पे डिपेंड कर रहा था, वो उसकी शेप पे नहीं डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे उसकी वो शेप पे डिपेंड कर रहा है कि जो मॉलिक्यूल का शेप किस तरह से है और उसका क्रिस्टल लैटिक्स में पैकिंग है वो वहाँ पे किस तरह से है। सॉरी, ये हो गया। इसके बाद आती है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी की अगर हम बात करें, सोलबिलिटी के लिए हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है, हम प्लस 2 से पढ़ते आ रहे हैं, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। सोलबिलिटी की अगर मैं बात करूँ, सोलबिलिटी में क्या होता है, लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स पोलर पोलर के साथ डिजोल्व होता है, नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। सोलबिलिटी का क्या है हमारे पास, सोलबिलिटी में क्या हमारे पास, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक मीन्स पोलर में सोल्यूबल रहेगा, नॉन पोलर में सोल्यूबल रहता है। जैसे अगर हम बात करें, एक मेरे पास वाटर है और एक मेरे पास कोई ऑयल है, कोई भी रिफाइंड ऑयल लगा लो आप, जो हम घर में यूज करते हैं, या सरसों के ऑयल की अगर मैं बात करूं, वाटर के हमारे पास पोलर है और ये ऑयल कैसा है, नॉन पोलर। तो दोनों एक दूसरे में क्या रहते हैं, कभी भी सोल्यूबल नहीं होते, मिसिबल नहीं होते, एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, एक दूसरे में कभी भी वो घुलते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। एल्केन्स हमारे पास नॉन पोलर है, तो एल्केन्स कभी भी, जितने भी हमारे पास एल्केन्स है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स, वो क्या करेगा, वाटर हो गया, उसमें सोल्यूबल नहीं होंगे। इथेनॉल हो गया, इसमें सोल्यूबल नहीं, मीन्स जितने भी हमारे पास पोलर सोलवेंट है वो किसी में भी डिजोल्व नहीं होंगे। मिथेनॉल हो गया, इथेनॉल्स हो गया, उनमें किसी में भी वो सोल्यूबल नहीं होंगे। हाँ, लेकिन बेंजीन, ये बेंजीन में सोल्यूबल हो जाएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इसमें सोल्यूबल हो जाएगा, ईथर में सोल्यूबल हो जाएगा। मीन्स क्या होगा, नॉन पोलर में सोल्यूबल रहेगा और पोलर में सोल्यूबल रहेगा। डेंसिटी, जो लास्ट हमारे पास लास्ट पॉइंट है इसमें, डेंसिटी। हमें इसमें बात करनी है डेंसिटी की। डेंसिटी क्या है, जनरली डेंसिटी इंक्रीज करती है जैसे मास इंक्रीज करता है, मास के साथ साथ डेंसिटी इंक्रीज करते हो। जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज कर रहे हैं तो मास इंक्रीज कर रहे हैं, मास इंक्रीज कर रहे हैं तो डेंसिटी क्या करती है, वो भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। डेंसिटी क्या करती है यहाँ पे, इसकी इंक्रीज करती है। लेकिन डेंसिटी में एक चीज़ नोटिस की गई, डेंसिटी हमेशा इंक्रीज करते हैं लेकिन एक लिमिटेड वैल्यू तक, वो सिर्फ 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर तक ही उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है। और वाटर की अगर मैं बात करूं, वाटर की होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जितने भी एल्केन्स है वो सारे लाइटर हैं, हल्के हैं एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर हैवी है जितने भी हमारे पास एल्केन्स है। तो हम कह सकते हैं ऑल एल्केन्स और आर लाइटर देन वाटर। तो हमने यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स पढ़ा है, जो हमारे पास जो मैंने लास्ट टॉपिक कराया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन में हमने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया, सोलबिलिटी एंड
डेंसिटी। तो आज इस वीडियो लेक्चर में आपके पास यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 ही टॉपिक कराए हैं। एक तो हमारे पास जो 2 मेथड रहते थे, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द लास्ट वन इज द कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, और इसमें एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। इसमें एक छोटा सा यहाँ पे रहता है, एक हमारे पास मैकेनिज्म रहता है कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन का। मैकेनिज्म जनरली वही सेम है। इसमें मैकेनिज्म में क्या हमारे पास, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, साथ में Na पॉजिटिव। मैकेनिज्म ऑफ कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पे होता क्या, CH3 COO O प्लस इलेक्ट्रॉन। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे एक इस तरह से रेडिकल बच जाता है, रेडिकल। उसके बाद होता क्या है, अब यहाँ पे बॉन्ड जो यहाँ पे CH3 और कार्बन के बीच में बॉन्ड पे है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, CH3 दिस वन। मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये बॉन्ड फॉर्मेशन यूज हो रहे हैं, CO ऑक्सीजन, यहाँ पे ये दिस वन। यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद ये इधर CH3 रेडिकल प्लस CO2, ये रेडिकल कंबाइन होकर यहाँ पे क्या करेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया CH3। उसके बाद क्या होता है, CH3 रेडिकल के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे एल्केन फॉर्मेशन करता है, जो मैंने आपको कहा था इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम की यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। तो इसमें हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक भी हमारे पास एल्केन्स में एक हमारे पास इसमें हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स है। हेलोजन फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, रिएक्टिविटी एंड सिलेक्टिविटी, 2-3 टॉपिक और है हमारे पास। तो आई थिंक आपको जो हमने आज किया वो आपको समझ में आया होगा। तो उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।